जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और मैं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वैद्युत रसायन चैप्टर के थ्योरी का जितना भी पार्ट था उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सेल में एक विद्युत अपघट्य के 0.5 मोलर विलयन का प्रतिरोध 45 ओम पाया गया। विलयन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। यदि सेल में इलेक्ट्रोड 2.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो तथा उनका क्षेत्रफल 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया है उसको सिंबल के अकॉर्डिंग नोट कर लेना है। तो सबसे पहली बात जो इसमें आपका ये मोलरता दी गई है इसको हम लिखेंगे कैपिटल एम बराबर, ये दिया गया है 0.5 मोलर। फिर उसके बाद में प्रतिरोध यानी आर ये दिया गया है 45 ओम। फिर उसके बाद में मोलर चालकता निकालना है और जो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है यानी जो आपका एल है वो दिया गया है 2.2 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो उनका क्षेत्रफल है यानी कैपिटल ए ये दिया गया है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कहा गया है कि मोलर चालकता की गणना करना है यानी लेम्डा बेस में एम ये आपको निकालना है। तो लेम्डा एम निकालने का फार्मूला क्या होता है इसको हम नोट करेंगे। ये होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। यानी मोलर चालकता को निकालने के लिए आपको कप्पा यानी विशिष्ट चालकता पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में विशिष्ट चालकता दी नहीं गई है, तो इसलिए आप प्रतिरोध लंबाई यानी दूरी जो आपका दिया गया क्षेत्रफल इसकी सहायता से आप सबसे पहले कप्पा की वैल्यू निकालेंगे। तो कप्पा की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कप्पा इंटू सेल स्थिरांक जिसे हम एक्स भी कहते हैं। सेल स्थिरांक को क्या कहते हैं, एक्स भी कहते हैं, इंटू चालकता। यानी इसको हम लिख सकते हैं कप्पा इंटू एक्स, कप्पा इक्वल टू एक्स इंटू चालकता। चालकता जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। चालकता को प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहते हैं। और जो आपका एक्स होता है, जो आपका सेल स्थिरांक होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है L अपॉन ए। यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है और उसका जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात आपका सेल स्थिरांक कहलाता है। यानी ये आपका बन जाएगा कप्पा का मान क्या बन जाएगा, कप्पा का फार्मूला निकलेगा L अपॉन ए इंटू 1 अपॉन आर। यहां से आप कप्पा की वैल्यू निकालेंगे। फिर उस कप्पा की वैल्यू को आप मोलर चालकता के फार्मूले में रखेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद में आपका जो मोलर चालकता का मान है वो निकल आएगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यानी कप्पा इक्वल टू एल, एल की वैल्यू कितनी दी गई है, एल की वैल्यू अभी हमने निकाला था 2.2। ए की वैल्यू दी गई है 3.8 इंटू 1 अपॉन आर, आर यानी प्रतिरोध की वैल्यू दी गई है 45। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखेंगे एक संख्या बाद दशमलव लगा हुआ है, यहां भी एक संख्या बाद दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। इसको आप 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, इसको आप 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 9 18। यानी ये आ गया कप्पा इक्वल टू 11 बन जा 11। और ये आपका जो 19 है इसका 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 9 5 जा 45, 4 कैरी आएगा, 9 4 जा 36, 36 में 4 ऐड करेंगे आएगा 40। फिर 1 5 और 1 4 यानी 5 5 4 4 8, ये आएगा
155। देखेंगे क्या ये 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी अब आप क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उससे आप नॉमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। यानी 855 से आप भाग दे देंगे 11 को, 0.0 यहाँ बढ़ाएंगे, 110 छोटा, अभी भी 855 आपका बड़ा है, एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, अब ये हो गया 1100। अब कितनी बार में जाएगा, एक बार में ले जाएंगे, तो ये आएगा 855, माइनस कर देंगे, 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे बचा 0, यानी 10 से 8 जाएगा बचेगा 2, कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर इसके बाद में पॉइंट लगा हुआ है, आप 0 बढ़ा देंगे, ये आएगा 2450। इसको आप कितनी बार ले जाएंगे, ये आपका जाएगा 2 बार में, क्योंकि इसको 3 बार ले जाएंगे तो ये 24 ऐसे हो जाएगा, 55 ये आपका और प्लस हो जाएगा, यानी ये 2450 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, 2 बार इसको ले जाएंगे, तो ये आएगा 2 पंची 10, 2 पंची 10 एक 11, 2 अठी 16 और एक 17, माइनस कर देंगे 0, 5 से एक जाएगा 4 और 14 से 7 जाएगा 7, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया 7400। कितनी बार में जाएगा, ये आप ले जाएंगे 8 बार में, 8 पंच 40, 8 पंच 40, 4 44, 8 अठाई 64, 64 और 4 68, माइनस करेंगे 0, 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, 13 से 8 जाएगा 5 बचेगा। यानी ये जो आपका आया है इसे आप लिखेंगे कप्पा की वैल्यू, ये आ गई है 0.0128। कप्पा की वैल्यू क्या आ गई है, 0.0128। अब अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहें तो इसका मात्रक क्या निकलेगा, इसका मात्रक आप फार्मूले से निकाल लेंगे। L मतलब दूरी है, इसका मीटर हो जाएगा, A का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1/ओम हो जाएगा। R का क्या होता है, ओम होता है, मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, यानी ये आएगा मीटर इनवर्स ओम इनवर्स। कितना आएगा, मीटर इनवर्स ओम इनवर्स। तो आप इसे लिखेंगे, इसका मात्रक मीटर इनवर्स ओम इनवर्स, या ओम आप पहले लिख दें मीटर बाद में लिख दें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कप्पा की वैल्यू निकल आई। अब कप्पा की इस वैल्यू को आप फार्मूले में रख देंगे, ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है, यहां पे आप कप्पा की वैल्यू नोट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा एम इक्वल टू, कप्पा है 0.0128 गुणे 1000 बटे एम, एम की वैल्यू है 0.5। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां देखेंगे दो चार संख्या बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे एक संख्या बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप 3 जीरो बढ़ाएंगे तो 4 संख्या बाद दशमलव ये भी हो गया, और अंश में भी 4 संख्या बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आएगा लेमडा एम इक्वल टू 128 बटे 5। 5 से इसको काट देंगे तो आएगा 5 दूना 10, 2 बचेगा, 28 हो गया, 5 बचे 25, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 5 छक्का 30, लेमडा एम की वैल्यू आ जाएगी 25.6, और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चूंकि यहाँ पे आपने सेंटीमीटर में माना, इसलिए यहाँ भी जो वैल्यू निकलेगी वो सेंटीमीटर में निकलेगी। यानी कप्पा की वैल्यू आई थी 0.0128 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसके मान को हमने फार्मूले में रख करके सॉल्व किया, तो जो लेमडा एम जो मोलर चालकता है उसका मान आ गया 25.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, दूसरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है 298 केल्विन पर 298 केल्विन पर 0.20 मोलर 0.20 मोलर KCl विलयन की चालकता KCl विलयन की चालकता KCl विलयन की चालकता 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया है उससे आप नोट डाउन करेंगे। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में दी गई है सांद्रता। सांद्रता दिया गया है, यानी जो मोलरता दी गई है m, ये 0.20 मोलर है। 0.20 मोलर है। फिर उसके बाद में इसमें जो कप्पा का मान दिया गया है वो दिया गया है चालकता, जिसे हम कप्पा कहते हैं, 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फिर इसमें पूछा गया है लेम्डा m, यानी मोलर चालकता की गणना करना है। तो मोलर चालकता को निकालने का अभी हमने फार्मूला लिखा था, यह फार्मूला सभी को याद होना चाहिए। कप्पा इंटू 1000 बटे m, यानी मोलरता। इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। कप्पा की वैल्यू क्या है? कप्पा की वैल्यू है 0.025 इंटू 1000 बटे m, यानी सांद्रता कितनी दी गई है? तो ये दी गई है 0.20। ऊपर देखेंगे 3 संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ है, नीचे 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ है। तो दशमलव के स्थान को बराबर करने के लिए आप एक 0 मान सकते हैं। अब यहाँ पे भी 3 संख्या बाद दशमलव हो गया और अंश में भी 3 संख्या बाद में दशमलव हो गया, तो दशमलव से दशमलव आपका कट जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 पंची ये 10 हो जाएगा, 5 का 25 से गुणा करेंगे तो लेम्डा m इक्वल टू 25 इंटू 5 और लेम्डा m ये आ जाएगा 125। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक अभी हमने लिखा था ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मात्रक हो जाएगा मोलर चालकता का। तो इस क्वेश्चन में मोलरता का मान दिया गया था, कप्पा यानी चालकता का मान दिया गया था, मोलर चालकता पूछी गई थी, तो हमने फार्मूला लगाया मोलर चालकता का, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M। यहाँ से वैल्यू रखा गया, कप्पा की वैल्यू रखी गई और M की वैल्यू रखी गई। इसको सॉल्व करने के बाद में जो आपका मोलर चालकता का मान आया है वो 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आया है। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.05 मोल लीटर इनवर्स 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55
5.55 गुणे 10 की पावर 3 ओम है। 5.55 गुणे 10 की पावर 3 ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर, इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई, इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसकी प्रतिरोधकता कामा चालकता, प्रतिरोधकता कामा चालकता तथा मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई। एक प्रतिरोधकता जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, दूसरी चालकता और तीसरा मोलर चालकता। तो जो प्रतिरोधकता होती है वो विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी अगर हम प्रतिरोधकता का मान निकाल लें, अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाल लें तो उसका व्युत्क्रम करने पर जो चालकता है उसका मान पता चल जाएगा। यानी एक की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे को व्युत्क्रम करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया है उसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद में फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात इसमें दी गई है, जो सांद्रता है, जो मोलरता है, वो दिया गया है 0.05 मोल लीटर इनवर्स। फिर उसके बाद में जो प्रतिरोध है वो दिया गया 5.55 गुणे 10 की पावर 3 ओम। फिर उसके बाद में जो व्यास है जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, दिया गया 1 सेंटीमीटर। यानी व्यास जो आपका दिया गया है ये 1 सेंटीमीटर दिया गया। यहां से हम निकालेंगे त्रिज्या। यहां से क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी ये हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आएगी? 1/2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में लंबाई कितना दिया गया है? लंबाई 50 सेंटीमीटर दी गई है। पहला काम इसमें आपको करना है, रो निकालना है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं। फिर कप्पा निकालना है, फिर लैम्डा एम निकालना है। सबसे पहले हम रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे। इसका जो फार्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध को निकालने का या प्रतिरोधकता को निकालने का, ये होता है RA/L। क्या होता है? RA/L। फिर यहां पे वैल्यू रख देंगे। R की वैल्यू क्या दी गई है? R की वैल्यू है 5.55 गुणे 10 की पावर 3। A यानी क्षेत्रफल हो गया, तो A यहाँ पे R की वैल्यू निकली हुई है। यहां से हम क्षेत्रफल A का फार्मूला लगाएंगे πr²। क्या लगाएंगे? A के स्थान पर हम लिखेंगे πr², जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अगर हम किसी तार को मुड़ाते हैं, घुमाते हैं, तो एक वृत्त के जैसे वो शेप बनाता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उस मुड़े हुए तार के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे हम A के स्थान पर क्या रखेंगे? πr² रख देंगे अपॉन L। L की वैल्यू दी गई है 50 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में है, इसलिए आपको इसमें मीटर में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध आ जाएगा वो आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां से अब हम पाई की वैल्यू को रखेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन यहाँ पे 7 से कोई कटने वाली संख्या नहीं है, इसलिए आप 3.14 ही रख देंगे। यानी 22/7 जो है उसको 3.14 भी लिख सकते हैं। 22/7 हम वहां पे मान रखते हैं जहां पे 7 या 22 से कुछ कटने वाली संख्याएं होती है। अगर नहीं है तो आप 3.14 को रखेंगे। डायरेक्ट इसका आप गुणा करेंगे और आगे हल करके उसका आंसर कर देंगे। आर कितना निकला है? आर निकला है 1/2। इसका क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। बटे में क्या है? बटे में 50 है। फिर इसके बाद में जो रो आएगा ये आएगा 5.55
यहाँ पे देखेंगे दो संख्या के बाद में दशमलव है, यहाँ भी दो संख्या के बाद में दशमलव है, तो इस दशमलव से आप नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, इस दशमलव से आप नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, यानी यहाँ पे दो संख्या बाद दशमलव था तो 2 जीरो इसके बढ़ गए, यहाँ पे दो संख्या बाद दशमलव था तो 2 जीरो इसके बढ़ गए, 50 से पहले से ही था। अब इसे हम लिख सकते हैं 555 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 314 गुणे 1 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जिसका गुणा किससे हो जाएगा, जिसका गुणा नीचे वाली संख्या से हो जाएगा। इसको जो जीरो है इसको हम पावर में बदल देंगे, यानी कितने जीरो है 5 जीरो है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5 और ये जो 2 का स्क्वायर 4 आएगा इसका गुणा नीचे हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जिसको अपॉन में लिख दिया जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 1 5 जीरो थे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर 5, यानी जो जीरो थे उसको हमने पावर में चेंज कर दिया। पावर में चेंज करने से आपका जो वैल्यू होती है, जो संख्या होती है छोटी हो जाती है और आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। अब यहाँ से इसको काट देंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5, यानी जो रो की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसको हम 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 पंची 10, 2 सत्ते 14, यानी क्या बचेगा 111 बचेगा, गुणे 10 की पावर 3 बचेगी, गुणे 157 बचेगा, बटे में क्या है, बटे में बचेगा 2 गुणे 10 की पावर 5, क्या बचेगा 2 गुणे 10 की पावर 5। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे इसको सॉल्व करके जो रो है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसकी वैल्यू को निकालते हैं, और जैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकल आएगा आप कप्पा इक्वल टू 1/रो फार्मूला लगाएंगे कि जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, और इस तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद में जो आपका विशिष्ट चालकता है या जो चालकता का मान है वो निकल आएगा। फिर चालकता पता होने के बाद में आप मोलर चालकता का फार्मूला लगाएंगे, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m, और वहां से सॉल्व करने के बाद में आपका जो मोलर चालकता का मान है वो निकल आएगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 से अगर 111 को भाग दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, तब ये आ जाएगा 2 पंची 10, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंची 10, 1 बचा 2 पंची 10, यानी आएगा 55.5। कितना आएगा, ये आएगा 55.5 गुणे 157 गुणे 10 की पावर 3। ये जो पावर आपकी 10 की पावर 5 है ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर -5। अब इसको गुणा करवा देंगे 157 से, आएगा 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 25 और 3 28, 5 एकम 5 2 7, 5 8 7, 5 8 7, 5 8 5 13, 8 5 13 7 20 और 1 21, 8 7 15 2 17, 7 1 8, 871 35। तो 871 35 एक संख्या के बाद में दशमलव दशमलव लगा देंगे, फिर इसके बाद में जो 10 की पावर -5 है इससे 10 की पावर 3 माइनस हो जाएगी तो आएगा 10 की पावर -2। यहाँ से जो दशमलव है इसको 2 अंक खिसकाएंगे तो इसे लिखेंगे हम 87.135 गुणे 10 की पावर +2, क्योंकि पीछे से हमने दशमलव को आगे की ओर विस्थापित किया, और पीछे से दशमलव को जब भी हम आगे की ओर विस्थापित करते हैं तो पावर आपकी धनात्मक आती है।
जब भी हम किसी संख्या के आगे से दशमलव को पीछे की ओर विस्थापित करते हैं तो पावर आपकी ऋणात्मक हो जाती है। जितने अंक तक आप विस्थापित करते हैं उतने अंक धनात्मक या ऋणात्मक पावर हो जाती है। ये आपकी पावर माइनस की पहले से ही थी, ये प्लस माइनस से आपका कट जाएगा, यानी जो हमने रो का मान निकाला है, जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकला है वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 87.135 ओम सेंटीमीटर। क्या निकलेगा, 87.135 ओम सेंटीमीटर। अब आप 87.13 भी लिख सकते हैं दशमलव के 2 अंकों तक, या आप तीनों अंकों तक इसको नोट कर सकते हैं। तो ये आप रो की वैल्यू नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम कप्पा की वैल्यू को निकालते हैं। अब हम कप्पा की वैल्यू को निकालेंगे, यानी जो चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कप्पा इक्वल टू 1/रो होता है, कप्पा इक्वल टू 1/रो। यहां से हम वैल्यू रख देंगे रो की 87.13, या आप तीनों संख्या ले लें 87.135। ऊपर 1 है, आप पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने, ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो, क्योंकि 3 संख्या के बाद में दशमलव था। तो अगर हम दशमलव को कैंसिल करना चाहते हैं तो अंश में 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका दशमलव कैंसिल हो पाएगा। अब जो आपका ये डिनोमिनेटर है, जिसे आप हर कहते हैं, इससे अंश को भाग देना है, 1000 को भाग देना है। ये है 87,135, ये है 1000, तो जीरो दशमलव लगाओगे, 1 जीरो बढ़ेगा। अब ये कितना हो गया, 10,000 हो गया, और ये कितना है 87,000, यानी 1 जीरो अभी आपको और बढ़ाना पड़ेगा, 1 जीरो और आपको बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत से देखते हैं। ये 1000 है, 87,135 है, आप जीरो दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ेगा, ये बना है आपका 10,000। ये है 87,135, यानी ये अभी भी छोटा है, ये अभी भी बड़ा है, तो 1 जीरो आप और बढ़ाओगे, और यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब ये बन गया 1 लाख। कितना बन गया, 1 लाख बन गया। ये कितना है, 87,000। तो अब ये चला जाएगा एक बार में, तो ये आएगा 87,135। इसको माइनस कर देंगे, 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 9 से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 9 से 7 जाएगा, 2 बचेगा, और 9 से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 9 से 8 जाएगा, 1 बचेगा। अगर आपको किसी भी वैल्यू को घटाने में आपको डाउट लग रहा है तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। अगर आपका ये ऊपर वाली संख्या आ रही तो आपका जो घटाव है वो सही होगा। तो 5 5 10 का 0, 6 3 9 1 10 का 0, 8 1 9 1 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 8 1 9 और 1 10, यानी सही है। ये है आपका 12,865, ये है 87,135, दशमलव लगा हुआ है, 1 जीरो बढ़ाएंगे। अब ये आ गया 1,28,000, ये है 87,000, यानी अगर हम इसका दोगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,80,000 के आसपास, और ये 1,28,000 है, यानी ये अभी भी छोटा है, तो इसको हम एक बार ले जाएंगे, फिर से इसको माइनस करेंगे। 87,135 घटाएंगे, 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 6 से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 8 से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 12 से 8 जाएगा, 4 बचेगा, यानी यह है 41,515। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे, अब ये बन गया 4,15,000। ये कितना है, ये है आपका 87,000, यानी इसको अगर हम 4 बार ले जाएं तो 4 पंचे 20, 4 तियां 12, 2 14, 4 एक कम 4 1 5, 4 सते 28, और 4 8 32, 32 और 2 34, घटाएंगे 0, 5 से 4 जाएगा 1, 11 से 5 जाएगा 6, 14 से 8 जाएगा 6, 10 से 4 जाएगा तो बचेगा 6, यानी ये कितना आ गया 66,610।
यानी ये छोटा ये बड़ा है, यानी आपका जो कैलकुलेशन है ये ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं, दशमलव के 4 अंक तक हो गया, बस आप इसे यहीं पे छोड़ देंगे, यानी ये आ जाएगा 0.0114 और इसका जो मात्रक है ये इसका इन्वर्स होता है तो मात्रक भी इन्वर्स हो जाएगा, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कप्पा की वैल्यू निकल आएगी। कप्पा की वैल्यू कितनी निकलेगी? 0.0114 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यानी इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए थे जिसमें से 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब तीसरा पार्ट बचा है मोलर चालकता निकालने का। कप्पा आपका निकल ही आया है, आपका जो मोलर चालकता है वो कप्पा का मान रखने से बड़ी आसानी से निकल आएगी। अब आप इस कप्पा की वैल्यू को नोट कर लीजिए, फिर हम मोलर चालकता की वैल्यू को निकालते हैं। तो अब हम नोट करेंगे कि मोलर चालकता निकालने का फार्मूला क्या होता है। मोलर चालकता निकालने का फार्मूला होता है लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, यानी जो सांद्रता आपकी जो मोलरता दी गई है वो अपॉन में होती है। यहां से हम कप्पा की वैल्यू रखेंगे, कप्पा की वैल्यू निकली है 0.0114। इसे आप पावर में भी बदल सकते हैं दशमलव को विस्थापित करने के बाद में, या ऐसे भी नोट कर सकते हैं। इनटू में 1000 अपॉन में एम, सांद्रता कितनी दी गई है 0.05। ऊपर देखेंगे 2 2 4 संख्या बाद दशमलव लगा हुआ है, नीचे 2 संख्या बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी अगर हम 2 जीरो बढ़ा दें तो जो दशमलव का स्थान है, दशमलव की जो स्थिति है वो 4 अंकों बाद अंश में भी, 4 अंकों बाद हर में भी, जिससे आपका दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ये 500 है, 500 का 2 से काट देंगे तो आएगा 1000, यानी लेमडा एम कितना निकल आएगा 114 गुणे 2, यानी लेमडा एम का मान आ जाएगा 228। कितना आ जाएगा 228। और जो मोलर चालकता होता है इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए थे। पहला विशिष्ट प्रतिरोध, हमने विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला लगाया रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ए यहाँ पे नहीं दिया गया था, आर दिया गया था, व्यास दिया गया था, व्यास से हमने त्रिज्या आर निकाला, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। फिर उस त्रिज्या की सहायता से हमने क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर की सहायता से ए निकाल लिया, और ए निकालने के बाद में हमने रो जो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है आर ए अपॉन एल, उसमें हमने वैल्यू रख करके विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाल लिया। विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकलने के बाद में जो विशिष्ट चालकता होती है या जो चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। उससे हमने कप्पा की वैल्यू निकाल ली। फिर कप्पा की वैल्यू निकलने के बाद में मोलर चालकता निकालना था, तो मोलर चालकता निकालने का फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्या है? मोलरता है, सांद्रता है, जो 0.05 दिया गया इसको रखा। कप्पा की वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाला था। इसको सॉल्व करने के बाद में जो मोलर चालकता का मान आता है वो 228 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाता है। इस तरीके से आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के
ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ईएमएफ की गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए और सेल रिएक्शन दी गई है Mg2+, फिर उसके बाद में Mg2+ की जो सांद्रता है वो भी दी गई है। यानी Mg2+ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी वैल्यू दी गई है। फिर कॉपर है Cu2+, 1 × 10⁻⁻1 CuS, ये सेल रिएक्शन दी गई है। और इसमें दिया है जो इलेक्ट्रोड विभव है कॉपर का ये दिया गया है 0.34 वोल्ट, और जो मैग्नीशियम का दिया गया है ये दिया गया है -2.37 वोल्ट। कितना दिया गया है? -2.37 वोल्ट। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, E डिग्री सेल इक्वल टू E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड। यानी जो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को माइनस करने के बाद में निकल आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है। तो जो आपका ये पहली सेल रिएक्शंस दी गई है इसमें क्या हो रहा है, जो सेल रिएक्शन में आएंगे, जो पहली अर्ध सेल अपक्रिया है Mg, तो Mg जो है इससे Mg2+ बन रहा है कब? जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है, ये ऑक्सीकरण अर्धसेल अपक्रिया है। ये क्या है? ये ऑक्सीकरण अर्धसेल अपक्रिया है। यानी ये ऑक्सीकरण जहां पे होता है वो एनोड कहलाता है। यानी मैग्नीशियम का जो ये पोर्शन है ये आपका एनोड है। फिर उसके बाद में जो आपकी दूसरी सेल रिएक्शन है Cu2+, ये तब होता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये बन जाता है Cu। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, यानी ये अपचयन है। यानी अपचयन कहाँ पे होता है? अपचयन कैथोड पे होता है। तो ये जो वैल्यू दी गई है किसकी है? ये कैथोड की है। ये किसकी है? कैथोड की है। अब इसी की सहायता से जो इनका मान दिया गया है इसको हम नोट करके जो E डिग्री सेल है, जो सेल का विद्युत वाहक बल है, जो सेल का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, उसको हम निकाल लेंगे। तो ये निकलेगा E डिग्री सेल सेल का मानक अपचयन विभव क्या निकलेगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या निकलेगा? E डिग्री कैथोड। E डिग्री कैथोड का कितना दिया गया है? 0.34 माइनस, और एनोड का ये माइनस का है 2.37। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.37। तो E डिग्री जो सेल है वो क्या निकलेगा? ये निकलेगा, ये जुड़ जाएगा 7 4 11, 3 3 6 1 7, 2 संख्यावाद दशमलव और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2। ये इतना वोल्ट आ जाएगा E डिग्री सेल। यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना आ गया? 2.71। कितना आ गया? 2.71। अब इसे आप नोट कर लीजिए।
फिर इसके बाद में अब हम फार्मूला लगाते हैं नर्स्ट इक्वेशन का, और उसको सॉल्व करने के बाद में इसका जो ईएमएफ है वो आसानी से निकल आएगा। तो अब इसके बाद में हम नर्स्ट समीकरण लिखेंगे। नर्स्ट समीकरण से, कहीं कहीं पे आपको ये निर्नष्ट लिखा हुआ नजर आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप नर्स्ट या निर्नष्ट कुछ भी लिख सकते हैं। नर्स्ट समीकरण से ये E जो विद्युत वाहक बल होता है, इसका फार्मूला होता है E डिग्री माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट होता है, या आप इसको लिख सकते हैं mn प्लस, ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है और ये आपके रिडक्शन स्टेट को दिखाता है। इसे आप लिख सकते हैं, या इसमें आप लिख भी सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। ई डिग्री की वैल्यू आपने क्या निकाला है, 2.71 माइनस 0.059। आप दशमलव के 3 अंकों तक भी ले सकते हैं तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। दशमलव के 3 अंकों तक आपने इसको ले लिया। n कितना है, n का मतलब यहाँ पे होता है त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों के या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और आपको पता होना चाहिए कि किसी सेल में जो ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अर्धशैल अपक्रिया होती है या अपचयन अर्धशैल अपक्रिया होती है, उसमें त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी, तभी आपकी वो रेडॉक्स अपक्रिया संभव हो पाएगी, तभी आपकी वो सेल अपक्रिया बन पाएगी। कहीं पर भी किसी भी रिएक्शंस में या किसी भी सेल अपक्रिया में अगर ऐसी स्थिति नहीं पाई जाती है तो जहां भी कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे हम उपयुक्त संख्या से गुणा करके उन इलेक्ट्रॉनों के मानों को बराबर कर लेते हैं, यानी त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे n, अभी हमने सेल रिएक्शन करवाया था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण किए जा रहे हैं, और जो आपका मैग्नीशियम था इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे थे। क्या किए जा रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे थे। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं और कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो आपकी अपचयन अर्धशैल अपक्रिया है, जहां पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वो आपकी ऑक्सीकरण अर्धशैल अपक्रिया है। n का मान यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद में log m, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन हो रहा था मैग्नीशियम का। किसका हो रहा था, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी दी गई थी, मैग्नीशियम की वैल्यू दी गई है ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये 0.1 है। मैग्नीशियम की ऑक्सीकृत अवस्था का मान कितना है, 0.1 है बटे, फिर इसके बाद में अपचयन किसका हो रहा था, अपचयन हो रहा था कॉपर का, और कॉपर की जो ऑक्सीकरण अपचयित अवस्था है उसमें इसका मान कितना है, कॉपर की अपचयित अवस्था में मान है 1 × 10⁻⁻1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा E = 2.71 माइनस, पॉइंट को आप हटाएंगे, 3 अंकों के बाद में दशमलव लगा हुआ है तो नीचे आप 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये आएगा 59/2000, या आप इसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻3। जो जीरो थे इसको आपने पावर में चेंज कर दिया,
लॉग 10 की पावर -1 है। क्या है? 10 की पावर -1 है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इसको अगर हम चेंज करना चाहें, यानी ये 0.1 है, ये 10 की पावर -1 है। तो अगर 10 की पावर -1 जो है इसको हम अपॉन करके 1 मान लें तो ये पावर नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1/10। ध्यान दीजिएगा, ये 10 की पावर -1 है, अपॉन में हमने 1 माना। इस पावर को जब हम नीचे लेके आएंगे, जब ये पावर सहित नीचे आएगी तो ये 10 की पावर +1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10 की पावर +1। 1/10 को हम क्या लिखते हैं? 0.1 लिखते हैं। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 लिख सकते हैं। तो 0.1 से आपका 0.1 ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.1 से आपका 0.1 कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा log 1। क्या बचेगा? log 1 बचेगा। और log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये आपका जो पूरा पोर्शन है ये आ जाएगा 0। और इस तरीके से जो EMF है सेल का, जो विद्युत वाहक बल है, वो आ जाएगा 2.71 वोल्ट। यानी यहाँ पे आप इसको सही से, इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपका 0.1 है, इसको अगर हम दशमलव को आगे से पीछे की ओर विस्थापित करें तब ये क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर -1 इंटू क्या हो जाएगा? 10 की पावर -1। अगर हम इस दशमलव को इधर खींच लाएं, इधर की ओर विस्थापित करें तो 10 की पावर -1, 1.0 यानी 1 लिखा हुआ है, दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता है। बटे में क्या लिखा हुआ है? 1 गुणे 10 की पावर -1। ये पूरा कट जाएगा तो आएगा 1 ही। क्या आएगा? 1 आएगा। या इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि 10 की पावर -1 है, बटे में आपने 1 माना, ये पावर सहित नीचे जाएगा तो पावर प्लस की आ जाएगी। 1/10 का मतलब होता है 0.1, क्योंकि 10 से 1 को भाग देंगे 0.1 आएगा। 0.1 से 0.1 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा log 1। और log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू होती है 0। तो आपका जो माइनस के दूसरी साइड का पूरा पद है वो पूरा शून्य हो जाएगा, जिससे आप 2.71 को घटाएंगे तो वही संख्या बच जाएगी, 2.71 बच जाएगा। log 1 की वैल्यू होती है 0, यानी -59/2 गुणे 10 की पावर 3, 59/2 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 0 साइड में लिख देंगे। चूंकि log 1 बराबर 0, तो E बराबर जो EMF है सेल का वो आएगा 2.71 -0। 0 से गुणा इतनी संख्या का तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से E आ जाएगा 2.71 वोल्ट। यही आपका EMF हो जाएगा इस सेल का, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे अब आप नोट कर लीजिए। फिर इसको एक बार फिर से हम समझाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बार आपकी बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका रिवीजन और इनका अभ्यास बहुत ही बेहतर तरीके से आपको करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक जिंक धातु की छड़ 0.1 मोलर ZnSO4 के विलयन में डूबी हुई है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखिए तथा इस ताप पर इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया है उसको हम नोट करेंगे, उसके बाद में इसको आगे सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले जो ZnSO4 की सांद्रता दी गई है, जिंक सल्फेट की जो सांद्रता दी गई है, ये दी गई है 0.1 मोलर। कितना दिया गया है? 0.1 मोलर। फिर जो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ये कितना होता है? ये होता है -0.76 वोल्ट। सामान्यतः यह आपके क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, तो ये आपको
पता होना चाहिए। कुछ मुख्य तत्वों के या कुछ मुख्य धातुओं के जो इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है वो आपको पता होना चाहिए, उसे आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के माध्यम से याद रख सकते हैं। फिर इसका अब हमको निकालना है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। तो जिंक की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या हो जाएगी? तो जिंक की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हो जाएगी, जिंक की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हो जाएगी कि जो जिंक है उस पर 2 धनात्मक आवेश होता है। कब? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। इसके बाद में इस ताप पर जिंक के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना है, तो फार्मूला लगाएंगे E इक्वल टू नर्स्ट इक्वेशन से E डिग्री माइनस 0.059 बटे n लॉग। चूंकि यहाँ पे केवल जिंक धातु का ही इलेक्ट्रोड है तो इसको हम लिखेंगे Zn2+, यानी अगर 2 इलेक्ट्रोड होते थे तो हम लिखते थे लॉग ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट, लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रोड है, एक ही जिंक इलेक्ट्रोड है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण या अपचयित अवस्था का मान है, जो ऑक्सीकृत या अपचयित अवस्था का मान है, उसे ही केवल आप यहाँ पे नोट करेंगे। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड अपक्रिया के माध्यम से जाना कि जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, यहाँ पे इसकी आ जाएगी ऑक्सीकृत अवस्था। क्या आएगी? ऑक्सीकृत अवस्था आएगी। अब इसमें हम वैल्यू को रखेंगे, मान को रखेंगे। तो यहाँ पे जो E डिग्री है, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो यहाँ पे केवल हम जिंक का ही रखेंगे क्योंकि कोई दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे नहीं दिया गया है। सामान्य से क्वेश्चनों में क्या होता था, बाकी क्वेश्चनों में क्या होता था कि E डिग्री सेल इक्वल टू आप फार्मूला लगाते थे E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड। चूंकि यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रोड है इसलिए यहाँ पे जिंक का ही मान रखेंगे, बाकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं रखी जाएगी। तो मान रख देंगे, जिंक का दिया गया है माइनस का 0.76, फिर है माइनस 0.059 बटे n। n का मतलब है त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में log 1 बटे Zn2+, इसकी कितनी सांद्रता है? इसकी सांद्रता है 0.1। कितनी सांद्रता है? इसकी सांद्रता है 0.1। इसको आप ब्रैकेट में कर देंगे। अब यहाँ पे इस वैल्यू के लिए ध्यान दीजिएगा कि जो नर्स्ट इक्वेशन थी वो निकली थी पहले E डिग्री माइनस 2.303 RT अपॉन NF और उसके बाद में log M अपॉन Mn+, यानी ये जो समीकरण निकली थी ये नर्स्ट इक्वेशन समीकरण है या नर्स्ट इक्वेशन है। लेकिन जो 2.303 है, R जो गैस नियतांक है, टाइम जो आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन होता है, और F जो आपका फैराडे नियतांक है 96,500 इसकी वैल्यू होती है। इन सबको जब हमने हल किया, इन 3 वैल्यूओं को जब हमने कैलकुलेट किया था तब ये आया था 0.059, यानी इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो इसका कैलकुलेशन है उसको सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू आ गई थी 0.059। अब इसी मान का उपयोग हम समीकरणों को सॉल्व करने में करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में करते हैं, जिससे जो आपका कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। अन्यथा की स्थिति में आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 2.303 की वैल्यू रखना पड़ता, गैस नियतांक का मान रखना पड़ता, टेम्परेचर का मान रखना पड़ता, फैराडे नियतांक रखना पड़ता, और तब आप इन चीजों को कैलकुलेट करते तो आपका न्यूमेरिकल बहुत ही ब्रॉड हो जाता और शायद उसमें आपकी गलतियां करने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हो सकती थी। तो आप घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि नर्स इक्वेशन तो ये थी, ये कहाँ से आ गई, या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे वैल्यू का कैलकुलेट नहीं किया गया, वैल्यूओं का कैलकुलेशन नहीं किया गया है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि इन मानों को जब हमने आपस में गुणा भाग कर दिया है इनके मान को छोटा करने के लिए, तो ये आ गया 0.059, यानी 2.303 R और T और F का अब यहाँ पे काम समाप्त हो गया, उनका काम खत्म हो गया। यही समझाना था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये हो जाएगा E इक्वल टू
माइनस का 0.76, ये है माइनस का 0.059, 0.059 बटे 2। यहां पे हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यहां पे पॉइंट हटाने से ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अपॉन में 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। यानी ये आ गया log 10। क्या आ गया? log 10। और log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो अब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा e इक्वल टू, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है, 1 होता है। फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 14 में 1 ऐड करेंगे 15, दो संख्या के बाद में दशमलव है यहाँ लग जाएगा, माइनस यहाँ का 1 से मल्टीप्लाई, यही संख्या हो जाएगी 0.059, अपॉन में 2 1 जा 2, और log 10 की वैल्यू होती है 1। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालते हैं। अब ये हो जाएगा माइनस का, यानी ये ई निकाल रहे हैं तो ई इक्वल टू लिख देंगे माइनस का 1.52 माइनस का 0 पॉइंट, यानी इसको ऐड करके अब हम यहां पे लिखेंगे, इसको ऐड करके लिखेंगे 1.52, फिर 0.059। अब दशमलव को बराबर करना है तो यहाँ पे आप एक जीरो मान सकते हैं, क्या आएगा 9 5 2 7 5 और 1, तो ये आ जाएगा 1.579। और चूंकि दोनों माइनस के हैं तो इसके सामने हम माइनस लगा देंगे, अपॉन में 2 है, अपॉन में कितना है? अपॉन में 2 है। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 3 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि 3 संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ था। अब इससे इसको भाग देना है, या इसको और भी इजी करने के लिए, और भी आसान करने के लिए आप लिख सकते हैं 1579 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3, यानी जो 3 जीरो है इसको आपने पावर में चेंज कर दिया, 2 से इसको काट देंगे तो आएगा 2 सती 14, एक बचेगा, यहाँ पे हो गया 17, 2 अठी 16, एक बचा 19 हो गया, 2 9 18, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंची 10, यानी ई कितना निकलेगा? माइनस का 789.5 इंटू 10 की पावर, ये अपॉन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में पावर प्लस की है, नॉमिनेटर में जाएगी तो पावर माइनस की हो जाएगी, नॉमिनेटर में पावर क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। अब अगर हम दशमलव को पीछे से आगे की ओर 3 अंकों तक खिसकाएं, अगर हम दशमलव को पीछे से आगे की ओर 3 अंकों तक खिसकाएं तो पावर जो आपकी आएगी वो प्लस की आ जाएगी, यानी इसे हम लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस का, यहां पे लगेगा तो 0.7895 आप छोड़ सकते हैं, इंटू 10 की पावर प्लस 3, और ये 10 की पावर माइनस 3 पहले से थी, प्लस माइनस कट जाएगा तो E जो आपका निकलेगा इलेक्ट्रोड विभव, ये आएगा माइनस का 0.789 वोल्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी उस क्वेश्चन में जो E जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मान कितना आ जाएगा? माइनस का 0.789 वोल्ट। इसे अब आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोगों ने वैद्युत रसायन के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। इस तरीके से आपका जो वैद्युत रसायन चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। इसके आगे की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे रासायनिक बलगतिकी, जो आपका तीसरा चैप्टर है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।